हेलो गर्ल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक उदाहरण देके हमने देखा कि किस तरह से साधनों की उपलब्धता उनकी कीमतों को प्रभावित करती है और इसी के कारण दो क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो विश्व के क्षेत्र हो चाहे वो दो देशों के क्षेत्र हो, दो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे साधन उपलब्धता में अंतर है, वहाँ की उत्पादन लागतों में भी अंतर होगी। और इसका कारण होता है भौतिक रूप से साधन उपलब्धता में अंतर, सो डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स इन फिजिकल टर्म्स, और दूसरा होता है साधन कीमतों के कारण अंतर या साधन कीमतों में अंतर, क्योंकि साधन उपलब्धता में अंतर है। सो डिफरेंस इन द फैक्टर प्राइसेस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। आज हम लोग देखेंगे कि हेक्स्चर और ओलिन ने अपने प्रमेय या सिद्धांत को किस तरह से स्पष्ट किया है। उन्होंने कुछ मान्यताएं ली हैं जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया था, और उन मान्यताओं के आधार पर उनका कहना है, हेक्स्चर तथा ओलिन का कहना है, कि दो देशों के बीच साधन संपन्नताओं में अंतर के परिणाम स्वरूप साधनों की सापेक्ष मांग तथा पूर्ति में अंतर होती है, अर्थात साधन कीमतों में भी अंतर होगी, और इसी के कारण वस्तु कीमतों में अंतर उत्पन्न होती है, और यही बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण होता है। So they explain that international trade arises because firstly there is difference in the availability of inputs in different regions of the world. Because of this, there is a difference in the demand and supply of inputs, which thereby leads to difference in prices of the inputs, creating difference in the prices of the goods produced. This difference in price of the goods leads to or results to international trade. तो मूल रूप से साधनों की सापेक्ष दुर्लभता ही, अर्थात मांग की सापेक्षता में पूर्ति की कमी, प्रदेशों के बीच व्यापार के लिए अनिवार्य होगा। When there is a shortage of supply as against the demand of an object or commodity, this leads to trading between two regions and also international trade. हेक्स्चर-ओलिन का सिद्धांत दो परिभाषाओं के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। आइए उसको देखते हैं। पहला है साधन कीमतों के रूप में साधन प्राचुर्यता, और दूसरा है साधन भौतिक रूप में साधन प्राचुर्यता। We first start with factor abundance in terms of factor prices. साधन कीमतों के रूप में साधन प्राचुर्यता को पहले देखते हैं। A country is called capital abundant if the ratio of price of capital to price of labor is less than the corresponding factor price ratio in other country. एक देश को तभी पूंजी प्रधान देश बताया जाएगा अगर पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत के अनुपात उस देश में, इन दोनों कीमतों का अनुपात दूसरे किसी देश से कम हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो if the ratio of the capital to the quantity of capital to quantity of labor in that country is greater than the quantity ratio in other country, then also it will be known as capital abundant. इसे हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि क्वांटिटी रेशियोज अगर उस कंट्री में कम है तब भी क्वांटिटी रेशियो अगर उस कंट्री में ज़्यादा है तब भी हम उस कंट्री को फैक्टर प्राइसेस यानी साधन कीमत के आधार पर इसे
कह सकते हैं कि इस कंट्री में कैपिटल की प्राचुर्यता है। दो कंट्रीज को लेते हैं, कंट्री 1 तथा कंट्री 2, और ये मान के चलते हैं कि व्यापार से पहले या व्यापार के समय में भी देश एक 1 में कैपिटल चीप है, यानी पूंजी सस्ती है। We can say that 1 is said to be capital abundant relative to country 2. तो कंट्री 1 कंट्री 2 से पूंजी की प्राचुर्यता अधिक रखती है, और या पूंजी उसके लिए अधिक सस्ती है। इसे हम निम्न समीकरण द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम PC1 by PL1 is less than PC2 by PL2 दिखाए हैं। यहाँ पे ये इस सिद्धांत में ये स्पष्ट कर रहा है कि PC1 की कीमत इस कंट्री में कंट्री 2 के अनुपात में कम है, और PL1 की कीमत कंट्री 1 में कंट्री 2 के अनुपात में अधिक है। ओके, सो द प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री 1 इज लेस इन कंपैरिजन टू कंट्री 2, and the price of labor in country 1 is more or higher in comparison to country 2. This can be shown or understood by the following diagram. इसे हम निम्न चित्र द्वारा भी समझा सकते हैं। इस चित्र में हम दो आइसोक्वान्स को लेंगे, सम उत्पादन वक्रों को लेंगे, AA तथा BB। आप देख रहे हैं दो आइसोक्वान से AA और BB, जो दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन को दर्शाता है। So these two isoquants represent the production function of the two countries for the two goods. दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के लिए आइसोक्वांट बराबर है, पर दोनों वस्तुओं के लिए आइसोक्वांट्स अलग है। ओके, इन आइसोक्वांट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु B जो है वो एक लेबर इंटेंसिव वस्तु है, अर्थात ये श्रम प्रधान वस्तु है, तथा वस्तु A जो है, जो AA आइसोक्वान से प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका उत्पादन, ये एक पूंजी प्रधान वस्तु है जिसमें श्रम की कम यूज होती है। सो B is a labor intensive good and A is a capital intensive good. Okay, now the relative factor prices in country 1 is where capital is cheap are given by the line P0 P0. देश 1 में जहाँ पे पूंजी सस्ती है, वहाँ पे प्राइस लाइन यानी कीमत रेखा को दी गई है P0 P0, जो कि फैक्टर प्राइसेस को दर्शाती है। हम मान लेते हैं कि ये आइसोक्वांट ये रिप्रेजेंट करती है कि 1 यूनिट हर एक कमोडिटी का बनाया जा रहा है। तो एक यूनिट वस्तु A का बनाने के लिए हमें OA1 श्रम चाहिए, है ना, और OA1 कैपिटल भी चाहिए। श्रम और कैपिटल को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसे हम फैक्टर प्राइस लाइन P0 P0 पर किसी भी बिंदु पर कर सकते हैं। तो OA1 लेबर A1G पूंजी के बराबर है। ठीक है, A1G आप देख पा रहे, OA1 लेबर जो है वो A1G पूंजी के बराबर है, और OA1 पूंजी A1H लेबर के बराबर होगी। हमने अभी कहा कि एक यूनिट A तभी उत्पादन हम कर पाएंगे जब OA1 पूंजी और OA1 लेबर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस लाइन को देखते हैं जो कि GH लाइन है। GH हमारी बजट लाइन है, इसे हम लागत रेखा भी कहेंगे, कॉस्ट लाइन ऑल्सो वी कैन से दैट।
and we express the cost of production of 1 unit of A in terms of capital alone or labor alone. GH लाइन पर रेखा पर हम A वस्तु के उत्पादन को केवल पूंजी या केवल श्रम के द्वारा उत्पादन की भी लागत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 unit ऑफ A के लिए कितना पड़ेगा, OG, जो कि कैपिटल का कॉस्ट है, और OH लग सकता है अगर हम पूरी तरह से इसको हम सिर्फ लेबर से उत्पादन करें। यही चीज हम कंट्री 2 के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या हम देखते हैं कि कंट्री A में ही हम गुड B के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 1 unit गुड B को उत्पादन करने के लिए हम OG ऑफ कैपिटल या OH ऑफ लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 unit ऑफ ईच गुड इन कंट्री 2। ये तो रहा हमारे कंट्री 1 का प्रोडक्शन। अब हम कंट्री 2 के प्रोडक्शन पर आएंगे। हमें पता है कि कंट्री 2 में लेबर सस्ता है और कैपिटल महंगा है। इसका अर्थ है कि जो स्लोप है फैक्टर प्राइस लाइन का, ये थोड़ी सी कम स्टीप होगी। ठीक है, तो P0 कंट्री 2 के लिए थोड़ी सी कम स्टीप होगी। तो इसके लिए हम फैक्टर प्राइस लाइन P1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम P1 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि AA को E पर स्पर्श करती है, इट इज टेंजेंट टू द आइसोक्वांट AA एट पॉइंट T, और इसी का एक पैरेलल फैक्टर प्राइस लाइन P2 ड्रॉ करते हैं, जो BB आइसोक्वांट को F पर स्पर्श करती है। P2 जो है P1 के नीचे होगी, क्योंकि वस्तु A को उत्पादन करने के लिए OC कैपिटल की ज़रूरत होगी और OD कैपिटल की ज़रूरत होगी वस्तु B को उत्पादन करने के लिए। तो हम साफ नज़र आता है कि कंट्री 2 में it is more expensive to produce a given amount of good A than to produce a same amount of good B. गुड A को प्रोड्यूस करने में कंट्री 2 में ज़्यादा खर्च लगता है, ज़्यादा लागत लगेगी, और B वस्तु को उत्पादन करने में उनका लागत कम लगेगा। अगर हम दोनों देशों के कॉस्ट यानी लागतों को तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि वस्तु A कंट्री 1 में चीप है और वस्तु B कंट्री 2 में चीप है। सो कंट्री 1 विल प्रोड्यूस गुड A and export good A. Country 2 will produce and export good B. So this establishes that Heckscher-Ohlin theory in a way that the country abundant in capital will export capital intensive goods and the country abundant in labor will export labor intensive goods. तो हेक्सचर-ओलिन थ्योरी ने ये स्थापित किया इस तरह से, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा, कि जो देश श्रम प्रधान है वो श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा, और जो देश पूंजी प्रधान है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करेगा।